चलो अब मेरी बात सुनो। कल मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। समझ में आ गई बात? फंक्शंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन या तो हमेशा इंक्रीजिंग हो या हमेशा डिक्रीजिंग हो। समझ में आ गई बात? उसमें जरूरी नहीं है दोनों नेचर हो। और ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिनमें दोनों नेचर हो, कुछ पार्ट के लिए इंक्रीजिंग होगा, कुछ पार्ट के लिए डिक्रीजिंग होगा। ऐसे फंक्शन जिनमें एक ही नेचर होता है, या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग, इन्हें बोलते हैं मोनोटॉनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन, इसमें क्या लिखेंगे हम? अ फंक्शन दैट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बट नॉट बोथ। भैया या तो वो इंक्रीजिंग होगा या फिर वो क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, पर दोनों एक ही में नहीं हो सकते। उन्हें बोलते हैं मोनोटॉनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? देखो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब सिंगल होता है। समझ आ गई बात? मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल होता है। अब एक नोट करके एक चीज लिख लेते हैं। अ फंक्शन that have some part of increasing nature and some part of decreasing nature ठीक है, is called dual natured फंक्शन। भैया ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दो यहां पे, ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन में क्या हो, दोनों नेचर हो, कुछ पार्ट के लिए इंक्रीजिंग हो, कुछ पार्ट के लिए क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? ड्वेल नेचर्ड फंक्शन से बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखो भाई एग्जाम्पल, पहले बात करते हैं मोनोटॉनिक की। यहां देखो एग्जाम्पल ऑफ मोनोटॉनिक, मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक फंक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां देखो सबने, ये हो सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू, कोई लीनियर फंक्शन ले लिया, मैंने ले लिया 2x + 5। ठीक है, लीनियर फंक्शन, ये वाला जो लीनियर फंक्शन है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ऐसा क्यों? इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। इसका स्लोप क्या है? 2 है ना, यानी पॉजिटिव है। ये वाला फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। समझ में आ गई बात? अगर मैं बोलूं इसके आगे माइनस लगा दूं, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, मैं इसके आगे माइनस लगा देता हूं, -2x + 5, तो ये वाला फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है, तब भी मोनोटॉनिक ही है। हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग। लाइन या तो ऐसे चलेगी या फिर ऐसे चलेगी, हाँ है ना भाई? ये लाइन है ना, लीनियर है, ये पता है ना, ये भी लाइन है। ये y = 2x + 5 है, ये y = -2x + 5 है। ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ये हमेशा डिक्रीजिंग है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद ये हो सकता है f(x) = a⁴x, ये हो सकता है। इसमें मैं कहता हूं जो a की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है, 0,1 से पास करता है। याद है, मैंने ग्राफ पढ़ा रखा है आप लोगों को फंक्शंस में, ठीक है ना? तो इसका ग्राफ देखो हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया? ऑलवेज इंक्रीजिंग। अच्छा, अगर मैं इसी को, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, f(x) = a⁴x, पर जो a की वैल्यू है वो 0 से लेके कहां तक है? 1 तक, तो ये जो फंक्शन होता है ये हमेशा डिक्रीजिंग होता है। याद है? ठीक है, ये कुछ ऐसा था, फिर इस तरह था। एक ही नेचर है, इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, या तो ऊपर जाता रहेगा या फिर नीचे जाता रहेगा। तो ये सारे के सारे किस चीज के एग्जाम्पल हो गए? मोनोटॉनिक। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल होता है? लॉग वाला फंक्शन, log x विद बेस a, याद है? उसका ग्राफ याद है? ग्राफ याद है? कद्दू याद है? कुछ याद नहीं है तुम लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है f(x) = log x विद बेस a,
इसमें अगर मैं बोलता हूँ ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरह लॉग का ग्राफ होता है। सब करवा रखा तुम्हें, इस संडे को बैठ के आप लोग यहाँ रिवाइज करोगे, ठीक है, सारे ग्राफ वगैरह सब कुछ, फंक्शन रिलेशन पहले करोगे। बताओ जी, बात समझ आ गई? तो ये log x का ग्राफ है, ये भी हमेशा इंक्रीजिंग है। तो ये मोनोटॉनिक के कुछ एग्जांपल हो गए, मोनोटॉनिक के और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब बात करते हैं ड्वेल नेचर्ड फंक्शन। ड्वेल नेचर्ड फंक्शन ऐसे कौन से फंक्शन है जिनमें डबल नेचर होता है, इंक्रीजिंग पार्ट भी है, डिक्रीजिंग पार्ट भी है। यहां देख लो ध्यान से। पहला जो एग्जांपल हो गया वो हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपको इसका ग्राफ याद हो, अगर इसका ग्राफ याद हो तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, याद है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ड्वेल नेचर है। अगर आप यहां से देखो, अगर आप जीरो तक देखो, एक्स की वैल्यू जब तक जीरो ना हो जाए तब तक ये नीचे आ रहा है, और जब इसके आगे जा रहे हो आप तब ये ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें दोनों नेचर है, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। बताओ बात समझ आ गई सबको? सबको बात समझ आ गई, ठीक है ना। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? और एग्जाम्पल हो सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स भी हो सकता है। आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है, ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ, चलता रहता है ऐसा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन भी हमें, ये इसमें भी क्या है, दोनों नेचर है, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। क्लियर हो गई बात में क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया मोनोटॉनिक फंक्शन क्या होता है। मोनोटॉनिक फंक्शन जिसमें हमेशा या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, पर दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा। मोनो यानी सिंगल, यानी जिसमें सिर्फ एक ही नेचर होता है, उसे बोलते हैं मोनोटॉनिक फंक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? अब ना पहले आप ये समझो, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, या फिर हम बोल रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग फंक्शंस। एफ एक्स का नेचर, एफ डैश एक्स का नेचर क्या रहेगा? एफ डैश एक्स का नेचर, एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? कल भी बताया था मैंने, एफ डैश एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। कल भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था। एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप ना एक पहले डायग्राम समझो। ये किस तरह का फंक्शन है? मोनोटॉनिक है या ड्वेल नेचर्ड है? ड्वेल नेचर्ड है। दोनों फंक्शन, दोनों आ रहा है, इंक्रीजिंग पार्ट भी आ रहा है, डिक्रीजिंग पार्ट भी आ रहा है, हाँ या ना? अच्छा, यहां से कहीं से चेंज हो रहा है, इस पॉइंट के बाद फंक्शन चेंज हो रहा है, सही बात है। इस पॉइंट से पहले क्या था? ये इंक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग था? जोर से बोलो। डिक्रीजिंग था। इस पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग था। क्यों? क्योंकि हमारा जो चलने का डायरेक्शन होता है वो हमेशा लेफ्ट से राइट होता है। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इसकी हाइट कम हो रही है, यानी ये डिक्रीजिंग है। समझ आ गई बात? और इस पॉइंट के बाद फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? जिस पॉइंट के बाद फंक्शन अपना नेचर बदल दे, उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हो, मस्ती में चल रहे हो, मान लो गलती से फेल हो गए, किसी क्लास में रुक गए, तो थोड़ा तो चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। मतलब अगर आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा तो वो होगा। अच्छा, अगर आपकी लाइफ स्मूथली चल रही, सब कुछ सही चल रहा, जरूरी नहीं है फेल हो गए, मतलब फेल पढ़ाई में नहीं बोल रहा, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ठीक है ना। अगर आपका टर्निंग पॉइंट होगा तो वही होगा, वरना आप वैसे ही रहोगे, वरना आप सुधरोगे नहीं। फेलियर के बावजूद भी नहीं सुधरते कई लोग। तो कई लोगों की फेलियर जो होती है ना, उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। बात समझ आ गई? ठीक है ना। अब जैसे मेरा एक दोस्त था, मतलब वैसे तो वो हेलमेट पहनता था गाड़ी चलाते समय, ठीक है, पर उसका ना एक बार वो ऐसे ही बिना हेलमेट के भी चला गया, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। उसके सर में बहुत सारे टाँके लगे, उसकी आँख की एक विज़न काफ़ी समय तक थी नहीं, एक विज़न, एक आँख की विज़न काफ़ी समय तक थी नहीं, तो वो उसके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अब वो हेलमेट पहनता है हमेशा। समझ में आ गई बात?
तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया। टर्निंग पॉइंट का मतलब समझ में आया क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिसके बाद आपका नेचर बदल जाएगा। फंक्शन के लिए टर्निंग पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जिसके बाद फंक्शन अपना नेचर बदल देगा। नेचर बदल देगा मतलब पहले अगर डिक्रीजिंग था तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर इंक्रीजिंग था तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, क्या क्या पॉइंट बोलते हैं? या तो बोलेंगे इसे क्रिटिकल पॉइंट, या इसे बोलेंगे टर्निंग पॉइंट, या इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट तो क्यों बोल रहे हैं तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। टर्निंग पॉइंट भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके बाद नेचर चेंज हो रहा है। स्टेशनरी पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? देखो, पॉइंट से पहले फंक्शन क्या था? डिक्रीजिंग। पॉइंट के बाद क्या है? इंक्रीजिंग। अगर कोई बोलेगा पॉइंट में क्या हो रहा, तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसका मतलब है वो पॉइंट कैसा है? स्टेशनरी पॉइंट है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, हमें क्रिटिकल पॉइंट की पोजीशन समझ में आ गई। अच्छा, डायग्राम इसका ऐसा भी हो सकता था भाई, कोई और फंक्शन होता, मान लो ये ऐसा हो गया, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, हाँ या ना? क्रिटिकल पॉइंट एक्स की वैल्यू को दर्शाता है। यहां पे एक्स की वैल्यू जो भी होगी, तो ये एक्स इज इक्वल टू सी हो गया। मुझे हाइट से मतलब नहीं है, मुझे एक्स से मतलब है। यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है? समझ में आ गई बात? सी से इसलिए नोट कर रहे क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ एफ डैश एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स का नेचर जानना चाह रहे, उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट तो हमने पहचान लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाला जो पोर्शन है, इस ये क्रिटिकल पॉइंट से पहले पहले इस वाले ग्राफ में क्रिटिकल पॉइंट से पहले पहले ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा? डिक्रीज हो रहा। अगर आप टेंजेंट बनाते हो किसी भी पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट से पहले किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे, मान लो मैंने टेंजेंट बना दिया, तो टेंजेंट का स्लोप क्या दर्शाता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। भाई, टेंजेंट का स्लोप किसके द्वारा दिखाया जाता है? डी वाई अपॉन डी एक्स के द्वारा या एफ डैश एक्स के द्वारा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब मुझे बताओ, चाहे इस वाले ग्राफ में देख लो, यहां पे भी डिक्रीजिंग देख लो, ये वाला पार्ट डिक्रीजिंग है ना? किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, डिक्रीजिंग वाले पार्ट में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, तो ये बताओ, ये जो टेंजेंट बनकर आ रहा है, ये एंगल कौन सा बना रहा है? एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूज एंगल? कौन सा एंगल बना रहा है? डिक्रीजिंग पार्ट में जब भी आप एंगल बनाओगे ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। इतनी बात समझ आ गई? ऑब्ट्यूज एंगल पे जब टैन अप्लाई करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? नेगेटिव होता है। इतनी बात समझ आ गई? यानी कि मैं ये बात कर सकता हूं, फॉर डिक्रीजिंग पार्ट कह लो या डिक्रीजिंग फंक्शन कह लो, ऐसा भी हो सकता है पूरा का पूरा डिक्रीजिंग फंक्शन हो। ये रहा डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर भी अगर मैं कहीं टेंजेंट बनाऊंगा तो जो स्लोप, जो टेंजेंट मिलेगा, उसका एंगल जो मिलेगा, इंक्लिनेशन मिलेगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, है ना? ठीक है, तो मैं यहां बोलता हूं फॉर डिक्रीजिंग थीटा इज ग्रेटर देन 90। सही बात है? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, देन जो स्लोप मिलेगा, यानी कि जो tan थीटा मिलेगा, एफ डैश एक्स क्या होता है? tan थीटा तो होता है, एफ डैश एक्स स्लोप होता है, स्लोप होता है tan थीटा, है ना? तो जो एफ डैश एक्स मिलेगा, यानी जो tan थीटा मिलेगा, वो मिलेगा लेस देन 0। यानी फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या आ गया? लेस देन 0। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पार्ट के लिए, इंक्रीजिंग पार्ट के लिए, इंक्रीजिंग कौन सा है? ये इंक्रीजिंग है। यहां पर कहीं पर भी टेंजेंट बना दो, ये जो भी एंगल मिलेगा, जो थीटा मिलेगा, ये क्या मिल रहा है? एक्यूट मिल रहा, ऑब्ट्यूज मिल रहा? बताओ भाई, एक्यूट मिल रहा। तो यानी जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम। देन एफ डैश एक्स, यानी जो स्लोप मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो एफ डैश एक्स क्या मिल गया? ग्रेटर देन 0। तो यही था टॉपिक का नाम। एफ डैश एक्स कैसा बिहेवियर शो करेगा? तो डिक्रीजिंग के लिए शो करेगा लेस देन 0, और इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या शो करेगा? ग्रेटर देन 0। समय आ गई बात? सारा नोट कर लो फटाफट से। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब जैसे ना, मान लो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, मैंने कहा शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
अच्छा पहली बात तो ये जो फंक्शन मैंने आपको दे रखा लीनियर फंक्शन है, और लीनियर जो फंक्शन होता है वो पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है? हर पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे एफ एक्स इज टू 2x प्लस 7 ये हमेशा इंक्रीजिंग है पूरे डोमेन के लिए, अपने पूरे डोमेन के लिए इंक्रीजिंग है, मुझे ये प्रूव करना है। समझ आगे बात? तरीका देख लो क्या है, जो उसकी डेफिनेशन है उसका यूज करेंगे। मैं क्या करता हूं, मैं दो नंबर ले लेता हूं, एक x1 ले लेता हूं और एक x2 ले लेता हूं, और इस तरह ले रहा हूं कि x1 इज लेस देन x2। समझ आगे बात? समझ आगे बात? वेयर बताना पड़ेगा जो x1 और x2 है ये कहां से लिया मैंने, ये डोमेन से लिया है, और इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। हर पॉलिनोमियल का डोमेन रियल नंबर होता है, याद रखना है आपको। हर पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? अब आपको अगर डेफिनेशन याद हो इंक्रीजिंग की, अगर x1 लेस है x2 से तो आपको प्रूव करना पड़ेगा fx1 लेस है fx2 से, हाँ है ना? अच्छा यहां पे ना मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जोड़ रहा हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, fx1 इज लेस देन fx2 लाना है, तो इसको धीरे धीरे 2x प्लस 7 में कन्वर्ट करना है। समझ आगे बात? यहां पे क्या लाना है? 2x1 प्लस 7, यहां पे क्या लाना है? 2x2 प्लस 7। कैसे लाएंगे? दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम लोग इसका कोफिशिएंट बनाएंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। जब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 2x1 इज लेस देन 2x2। आपको याद होगा इनइक्वालिटी में अगर हम पॉजिटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करता है, लेकिन अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपना साइन पलट देता है, याद है? ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट। इतना हो गया। अब मेरे को प्लस 7 लाना है, तो ऐड कर दूंगा 7 दोनों तरफ, ऐड 7 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 7 ऐड कर दूंगा। तो जब दोनों तरफ 7 ऐड कर दूंगा तो आएगा 2x1 प्लस 7 इज लेस देन 2x2 प्लस 7, दिस इंप्लाइज दैट। अच्छा ये बताओ ये क्या कहलाएगा? अगर ये fx है और इधर 1 आ गया तो ये क्या कहलाएगा? fx1, यानी fx1 इज लेस देन क्या आ गया? fx2। हमने शुरुआत करी थी x1 इज लेस देन x2 से और खत्म किया था fx1 इज लेस देन fx2 से। तो क्या इसने अपना साइन पलटा? नहीं पलटा, यानी ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग। देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बताओ जी, बात समझ में आ गई सबको? अच्छा अगर मैं एक और क्वेश्चन बना दूं, मैं कहूं शो दैट fx इज इक्वल टू -5x प्लस 9 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका डोमेन भी रियल नंबर ही होगा क्योंकि ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। शुरुआत वैसे ही करेंगे, लेट क्या x1 लेस देन या ग्रेटर देन, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, चाहे लेस मान लो चाहे ग्रेटर मान लो, जो भी मानोगे डिक्रीजिंग में बीच का साइन पलट जाएगा और इंक्रीजिंग में साइन नहीं पलटता। समझ आ गई बात? अब पलटेगा कैसे? ठीक है, वेयर x1 और x2 पहले बता देता हूं क्या है, ये रियल नंबर। दिस इंप्लाइज दैट यहां पे x के साथ क्या है? -5 है, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मल्टीप्लाई बाय -5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ -5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब -5 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा? -5x1 और लेस देन -5x2। लेस कैसे आया? आपको पता है जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देता है, पता है ना, इसलिए पलट गया। अब -5x तो आ गया है, +9 लाना है, तो ऐड 9 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ 9 ऐड कर देंगे। जब दोनों तरफ 9 ऐड करेंगे क्या आएगा बताओ? -5x1 प्लस 9 इज लेस देन -5x2 प्लस 9। यहां से क्या आ गया? fx1 इज लेस देन fx2। शुरुआत कैसे की थी? x1 ग्रेटर देन से शुरुआत करी थी, उल्टा हो गया, ये लेस देन आ गया, fx1 इज लेस देन fx2 आ गया, तो देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये वाला तरीका हम लोग तब लगाते हैं जब हमें फंक्शन को या तो हमेशा ऑलवेज इंक्रीजिंग प्रूफ करना है या ऑलवेज डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, तब हम ये तरीका लगाएंगे। सबको बात समझ आ गई? ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पे। हमें लेट से प्रूव दैट fx इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 5, या ऐसा करते हैं, हाँ चलो ऐसे ही कर लेते हैं, हाँ 2x प्लस 5
इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये वाला फंक्शन भी क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल का भी डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है भाई, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, आपको पहले फंक्शन पढ़ा रखा है। एक्सपोनेंशियल का डोमेन भी क्या होता है, सॉल्यूशन देखते हैं। वैसे ही लेट x1, चाहे आप ग्रेटर मान लो चाहे लेस मान लो, जो मानने मान लो, मैं लेस मान के चल रहा हूं, इज लेस देन x2, वेयर क्या हो जाएगा बताओ, x1 और x2 दोनों कहां से लिए गए हैं, इसके डोमेन से। इसका डोमेन क्या है, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट लेके आओ, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो नंबर से अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना। ये जो एक्सपोनेंशियल होता है ना, ये जो ई है, इसे बोलते हैं यूलर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यूलर्स कांस्टेंट या यूलर नंबर जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.78 के करीबन, 2.7 मान लो। अब एक चीज बताओ, जैसे 2.7 है, इसकी पावर 1 लगाऊंगा और 2.7 की पावर 2 लगाऊंगा, बड़ा कौन सा है, 2.7 की पावर 2, हाँ या ना। पावर बढ़ाने पे वैल्यू कब घटती है, तब घटती है जब बेस जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, तब पावर बड़ी करोगे तो वैल्यू घट जाएगी। समझ आ गई बात। एग्जांपल 0.5 की पावर 1, 0.5 की पावर 2, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ी पावर के बाद भी ये छोटा है, ठीक है। क्यों, ये 0.25 हो जाएगा, ये 0.50 है एक्चुअली, तो बड़ा तो यही हुआ, ठीक है। तो यानी पावर बढ़ाने पे वैल्यू तब घटती है जब हमारा बेस जो हो वो 0 से 1 के बीच में हो, वरना हर केस में बड़ी पावर पे बड़ी वैल्यू आती है। समझ आ गई बात। और ये क्या है आपका यूलर कांस्टेंट या यूलर नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बड़ा ही है तो e की पावर 2x2 बड़ा आएगा e की पावर 2x1 से। बताओ जी, बात समझ आ गई। लास्ट में क्या कर देंगे, दोनों तरफ 5 ऐड कर देंगे, तो e की पावर 2x1 प्लस 5 इज लेस देन e की पावर 2x2 प्लस 5। तो ये क्या है, fx1 है और ये क्या है, fx2 है, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बताओ जी, बात समझ आ गई। ये जो मैंने आपको अभी तरीका बताया है, दीज आर एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर मोनोटॉनिक फंक्शन। भाई या इसमें हमेशा इंक्रीज ही हो रहा या हमेशा डिक्रीज हो रहा, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन आएंगे कि आपको ना एक डुअल नेचर्ड फंक्शन दिया होगा, एक ऐसा फंक्शन दिया होगा जिसमें दोनों नेचर होंगे, आपको उसके इंटरवल सेपरेट करने होंगे। यानी ये बताना होगा कहां से लेके कहां तक इंक्रीजिंग है, कहां से लेके कहां तक क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब उसके लिए मैं आपको स्टेप लिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन आपको एक चीज तो क्लियर होगी, क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट था जिसके बाद फंक्शन अपना नेचर चेंज करता था, याद है। तो यानी पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे थोड़ी देर में देखेंगे, पहले आप नोट कर लो। हाँ ये सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, हाँ क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सही बात है, ठीक है। तो यहां से शुरू किया था x1 इज लेस देन x2 और खत्म किया है fx1 इज लेस देन fx2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही। अच्छा, जैसा कि मैं आप लोगों से भी कह रहा था कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जिनमें दोनों नेचर होंगे, ठीक है। कुछ पार्ट के लिए इंक्रीजिंग होगा, कुछ पार्ट के लिए डिक्रीजिंग होगा, बात समझ आ गई। तो हमारा मकसद क्या होगा, हमारा एम क्या होगा, हमारा एम ये होगा कि जो डुअल नेचर्ड फंक्शन है उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स को सेपरेट करना। अब इंटरवल्स का क्या मतलब है, जैसे डोमेन मान लो रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है डोमेन, डिपेंड करता है फंक्शन क्या है। तो अगर डोमेन रियल नंबर है यानी एक्स की वैल्यू होती है वो, पता है ना, तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू कहां से लेके कहां तक इंक्रीजिंग है वो बताना है, और एक्स की वैल्यू कहां से लेके कहां तक फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, वो बताना है। समझ में आ गई बात। कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या फाइंड करेंगे, देखो डायग्राम में देख के बताना एक अलग चीज है, आपके सामने मैंने ये एक डायग्राम दे दिया, मैंने कहा ये एक फंक्शन है, तुम बताओ कहां से कहां तक ये डिक्रीजिंग है, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है। तुम बोलोगे ये हो गया एक्स इज इक्वल टू सी, इससे पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन ये तो ग्राफ बना के पहला। अब तुम्हें ग्राफ तो दिया नहीं होगा, तुम्हें तो इक्वेशन दी होगी, या तो मैं उसको प्लॉट करूं, प्लॉट करने के बाद देख के बता दूंगा मैं, लेकिन प्लॉट करने में तो ज्यादा मेहनत लग जाएगी। तो हमारे पास क्या ना होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, और ठीक है क्या तरीका है देख लेते हैं अभी। भाई देखो ऐसा भी हो सकता है ये, तब भी क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होगा, हाँ या ना, क्रिटिकल पॉइंट तो चाहिए ही। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो गया, ये देखो
पहले इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग हो गया, फिर इंक्रीजिंग हो गया, फिर डिक्रीजिंग हो गया, फिर इंक्रीजिंग हो गया। इस तरह भी हो सकता है, हाँ या ना? तो इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट है? ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, ये पहला क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ये कौन सा क्रिटिकल पॉइंट हो गया? x इज इक्वल टू C2। ये कौन सा क्रिटिकल पॉइंट हो गया? x इज इक्वल टू C3। ये कौन सा क्रिटिकल पॉइंट हो गया? x इज इक्वल टू C4। 4 क्रिटिकल पॉइंट हो गए इसमें। बात में आ गई? अब जरा क्रिटिकल पॉइंट के बारे में समझो। अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं, मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मैंने ये वाला टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मैंने ये वाला टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, समझ आ गई बात? इन पॉइंट्स पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो सारे के सारे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहे हैं। आ रहे या नहीं आ रहे? बताओ बताओ, सही बात है कि नहीं है? तो मैं एक बात कह सकता हूं, नोट करके मैं एक बात कह रहा हूं कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट क्रिटिकल पॉइंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही बात कह रहा हूं मैं? बताओ जी। मैंने यहां पे भी देख लिया, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां पे भी देख लिया, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ या ना? सही बात है कि नहीं है? इसका मतलब है भाई टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है। ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं उनके स्लोप्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। होते नहीं होते हैं? तो मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। बताओ सही बात है कि नहीं है? ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश एक्स से। सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो मैं कब से बता रहा हूं कि एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0। समझ में आ गई बात? यानी एफ डैश एक्स अगर 0 के इक्वल रख दिया तो मुझे मिल जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। मुझे क्या मिल जाएंगे? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब मुझे वो वाले टेंजेंट का स्लोप चाहिए, ठीक है, जहां पे वो पैरेलल टू क्या है? एक्स एक्सिस है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ आ गई? तो मैं ये बोल सकता हूं ऑन सॉल्विंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वी गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। हमें क्या मिल जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब हम क्या करने वाले हैं? हम देखने वाले हैं स्टेप्स टू सेपरेट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स, ठीक है, ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा है, उसके लिए हम लोग ना स्टेप बनाने वाले हैं। बात समझ आ गई? अगर आपका डुअल नेचर्ड फंक्शन दिया होगा तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे ताकि हम उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स को सेपरेट कर सके। पहला स्टेप, फाइंड एफ डैश एक्स। भाई आपको एफ एक्स तो दिया होगा, ठीक है, आपको एफ डैश एक्स निकालना है फॉर गिवन एफ एक्स। पहला काम ये करना है। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? दूसरा स्टेप, फैक्टराइज एफ डैश एक्स। आपने डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स बना दिया, अब उसे फैक्टराइज करना है। ध्यान रखना, ऐसे ही करना है। थर्ड स्टेप, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड सॉल्व टू फाइंड n values of x called critical points। क्या बोला है मैंने? एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखोगे और सॉल्व करके n वैल्यूज निकालोगे x की। n वैल्यूज का मतलब क्या है? डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में फंक्शन दिया होता, मैं डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखता तो मुझे x की 4 वैल्यू मिलती, यानी 4 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलती। बात समझ आ गई? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन जो कि एफ एक्स है,
गिवन फंक्शन एफ एक्स इंटू n+1 इंटरवल्स, कितने पार्ट में ब्रेक कर देते? n+1 में ब्रेक कर देते हैं। ये देखो, ठीक है। मान लो ये a से शुरुआत हो रही है फंक्शन की, b तक जा रही है। कहां से शुरुआत हो रही? a से। कहां तक जा रही? b तक। मान लो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। कितने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं? 2 को हम लोग यहां पे इसके बीच में रख देंगे। मान लो c1 हो गया, c2 हो गया, एग्जाम्पल। कितने क्रिटिकल पॉइंट बीच में रखे? कितने पार्ट में टूट गया, कितने इंटरवल में टूट गया? वही लिखा हुआ है। अगर n वैल्यूज आएंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगी, तो n+1 इंटरवल बनेंगे। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे उससे एक ज्यादा इंटरवल बनेंगे। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? इतना पार्ट भी हो गया। अब सुनो, यहां पे देख के बताओ मुझे, क्या क्रिटिकल पॉइंट के अलावा फंक्शन ने कहीं पर भी अपना नेचर बदला? नहीं। पूरे इंटरवल में, अगर यहां से लेके यहां तक देखो, इंक्रीजिंग है, फिर अगले इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, फिर इस पूरे इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, फिर ये पूरे इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, फिर इसके बाद फिर से इंक्रीजिंग है। बात समझ आ गई? तो इंटरवल के बीच, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में अपना नेचर नहीं बदलेगा। समझ में आ गई बात? हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा या फिर हमेशा क्या रहेगा? अब मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, याद है आप लोगों को? एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो फंक्शन क्या है? तो मैं क्या बोलूंगा? चेक द नेचर ऑफ एफ डैश एक्स फॉर ईच इंटरवल। ठीक है। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एन इंटरवल, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने? अगर किसी इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल के लिए। एंड इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एन इंटरवल, देन एफ इज डिक्रीजिंग फॉर दैट इंटरवल। बताओ जी, बात समझ में आ गई? इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं आरएस से करा रहा हूं, एक्सरसाइज 11G है। इसके क्वेश्चन आप लोग आज 22 से लेके 32 तक करोगे। इनमें से एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 23 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23 में फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 12x², x³ - 12x², ठीक है, और प्लस 36x और प्लस 17। इस तरह दे रखा है क्वेश्चन। आपको बोला इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल सेपरेट करने हैं। क्या करना है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल सेपरेट करने हैं। तो स्टेप्स मैंने लिखा रखे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ? पहला स्टेप होगा एफ डैश एक्स निकाल लो। सारे स्टेप फॉलो करूंगा मैं। 3x² - 24x प्लस 36। इसके बाद का जो स्टेप है वो मैंने लिखा रखा है फैक्टराइज करना है एफ डैश एक्स को। फैक्टराइज करना है मतलब कॉमन निकालना है, स्प्लिट हो रहा है स्प्लिट कर लेना है, जो हो रहा है कर लो। 3 कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा बताओ? x² - 8x प्लस 12। अभी फैक्टराइज हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये जाएगा x - 6 x - 2। हो गया फैक्टराइज? ध्यान रखना यही करना है जो मैं कह रहा हूं। थर्ड स्टेप क्या है? एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख दो। एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। 3x - 6 x - 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की एक वैल्यू तो आ गई 2 और एक वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था जो भी डोमेन है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? -∞ से इन्फिनिटी, ये मतलब होता है। समझ में आ गई बात? कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं? 2 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं तो 3 इंटरवल बनेंगे। पहले छोटा ही प्लॉट होता है, ध्यान रखना। पहले मैंने 2 रखा, फिर मैंने क्या रखा? 6। कितने टुकड़े हो गए इसके? अब जो लास्ट स्टेप कहता है वो कहता है नेचर ऑफ एफ डैश एक्स चेक करो। तो आपने एक टेबल बना लेना है, एक टेबल सा बना लेना है, ठीक है। कितने इंटरवल है? 3 इंटरवल है। 3 इंटरवल जैसी जगह बना लो।
ठीक है, यहां पे आएगा हमारा इंटरवल। पहला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक, 2 तक। दूसरा इंटरवल क्या है, 2 से लेके 6 तक। तीसरा इंटरवल क्या है, 6 से लेके इन्फिनिटी तक। यहां पे आएगा नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ एफ डैश एक्स। माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू बताओ, 0। माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में 0 आता है कि नहीं आता है, तो 0 उठा के आपने कहां रखना है, एफ डैश एक्स में। कौन सा वाला एफ डैश एक्स, देखो बी पार्ट जो फैक्टराइज वाला है, यहां रख दो। ठीक है, यहां रखोगे फालतू में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ साइन से मतलब है, पॉजिटिव आ रहा नेगेटिव आ रहा, तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी। मुझे नहीं मतलब कि 0 रखने पे क्या आएगा आंसर इसका, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो अगर मैं यहां 0 रख दूं क्या आएगा, नेगेटिव। यहां 0 रख दूं क्या आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू 3। बात समझ आ गई। मुझे मतलब नहीं है वैल्यू क्या आएगी, मुझे मतलब है साइन क्या आएगा। क्लियर हो गई बात। अब 2 से 6 के बीच की कोई वैल्यू बोल दो, 4। यहां रखो 4 एफ डैश एक्स में, 4 माइनस यहां रखोगे प्लस, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू 3 नेगेटिव। समझ में आ गई बात। अब है 6 से इंफिनिटी के बीच की वैल्यू 8। 8 यहां रखोगे आएगा, यहां रखोगे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू 3। अब आएगी रिजल्ट की बारी। मैंने आपको बताया था एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। बताओ बात समझ आ गई। अच्छा अगर कभी ऐसा होता है, सुन लो जरा एक बात सुन लो, अगर 2 इंटरवल लगातार पॉजिटिव होते हैं तो दोनों को कंबाइन करके तब हम इंटरवल लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से 6 तक इंक्रीजिंग बोल देते हैं। समझ आ गई बात। ठीक है, तो आप बोलोगे यार फिर ये निकलता क्यों है, क्रिटिकल पॉइंट में क्यों निकलता है, कल मुझे याद दिलाना, मैं आपको बताऊंगा क्यों निकलता है। ठीक है, अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है हमारा इंक्रीजिंग जो इंटरवल आ गया इंक्रीजिंग कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है बताओ, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, यूनियन 6 से इन्फिनिटी। सही है, ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी क्या है, इंक्रीजिंग। एक चीज और सुन लो, अगर इन्होंने वैसे बोला हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है तो यहां पे ऊपर इंटरवल आएगा, क्योंकि 2 और 6 तो क्रिटिकल पॉइंट है। 2 और 6 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट पे ना वो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। लेकिन अगर ये बोलते इंक्रीजिंग निकालो, अभी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, अगर बोलते इंक्रीजिंग निकालो तो यहां पे क्लोज आता है, यहां पे क्लोज आता है, इंफिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ही आता है। समझ में आ गई बात। फिर बात करते हैं डिक्रीजिंग की, तो डिक्रीजिंग क्या हो गया, कहां से कहां तक, 2 से लेके 6 तक। बताओ बात समझ आ गई। इससे ना थोड़ा सा ना हमें आइडिया मिल गया कि फंक्शन का अगर ग्राफ बनेगा तो किस तरह बनेगा, थोड़ा सा आइडिया मिल गया, ज्यादा भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, मान लो यहां पे कहीं 2 है, यहां पे कहीं क्या है 6 है, फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक इंक्रीज हो रहा है, 2 तक। फिर 2 से लेके 6 तक क्या हो रहा है, ये डिक्रीज, और फिर 6 से लेके इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है दोबारा। एक रफ आइडिया मिल गया, एक रफ आइडिया मिल गया। सबको बात समझ आ गई। देखो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक इंक्रीजिंग, 2 से लेके 6 तक डिक्रीजिंग, 6 से लेके इन्फिनिटी तक फिर से इंक्रीजिंग। समझ में आ गई बात में क्या बोल रहा हूं, रफ आइडिया मिला है। और एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, उसके लिए थोड़ी और चीजें सीखनी पड़ती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वो सीखनी पड़ती है, वो भी आएगा टॉपिक अगला। बताओ बात समझ आ गई सबको। तो क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 32 तक आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 11 जी ये कल करके लाना है सबने। ठीक है, वरना वही है बैच ग्रुप पनिशमेंट सिस्टम जीपीएस।